नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है संसद मार्ग। 2024 की तैयारियां चल रही हैं और जो रणबांकुरे हैं, जो योद्धा हैं, वो संसद मार्ग पर आ गए हैं। अब कई तरह की कहानियां होंगी, कई तरह के इक्वेशंस होंगे। इंडिया में एक और इंडिया बन गया, एनडीए ने अपना कुनबा बढ़ा लिया। तो दोनों तरफ से जो योद्धा हैं, रणबांकुरे हैं, वो शतरंज की चालें चल रहे हैं। वो मोहरे अपने अपने सब अपने अपने हिसाब से वो आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज संसद मार्ग पे जो मेहमान हमारे साथ हैं, यूं तो वो चर्चा में हमेशा रहते हैं, लेकिन 2019 के बाद वो लगातार चर्चा में। 2019 का जब चुनाव हुआ तो हरियाणा के एक बड़े चौधरी, आजकल कांग्रेस में भी उनका बड़ा जलवा है, और ये कहा जाता था कि रोहतक उनका गढ़ है। और जब मुख्यमंत्री थे तो सिर्फ ऑपोजिशन नहीं, बल्कि कांग्रेस के अंदर के लोग भी कहते थे कि ये तो रोहतक के मुख्यमंत्री हैं। उनकी मांद में जाकर के उनको हराना, उस दिन अरविंद शर्मा जी लाइमलाइट में आ गए। हालांकि मैंने कहा कि चर्चा में वो पहले से रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार वो चर्चा में रहे। उनके अलग अलग बयान आते रहे, कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। तो हमने कहा कि संसद मार्ग पर जो आदमी इतनी सारी हेडलाइंस उनके साथ जुड़े हुए हों, तो सीधा उनसे ही सवाल करना चाहिए। और आपको पता है कि नीम का पत्ता मैं लेकर साथ घूमता ही हूँ, इसलिए कि मेहमानों का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, बीपी शुगर सब कंट्रोल में रहे। तो स्वागत कीजिए आज के हमारे खास मेहमान अरविंद शर्मा, रोहतक से एमपी। जय श्री राम, नमस्कार। आजकल बड़ा जय श्री राम कहने लगे हैं। कर्नाटक में भी जय हनुमान और जय बजरंग बली हो रहा था, रिजल्ट देखा ना आपने? नहीं, बचपन से ही जो है रामलीला देखते थे। भगवान श्री राम का तो मेरे मामा जी कहते थे, उनका तो नाम लेने से ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। तो ये आपको मतलब बाद में ज्ञान हुआ कि? नहीं, मेरे मामा जी, जब बचपन से मेरे मामा जी, मैं बेरी का मैं भांजा हूँ। मेरे मामा जी थे पंडित भगवत स्वरूप शर्मा, तो वो बातें बताते थे। तो हम बचपन में भी रामलीला देखते थे, भगवान श्री राम को याद करते थे। उस पर कोई 2019 का जो चुनाव हुआ, हालांकि आपका इतिहास तो बहुत पुराना है, लेकिन आपने रोहतक में जाकर के दीपेंद्र हुड्डा को हराया। तो हरियाणा के पॉलिटिक्स में और हरियाणा की राजनीति के हिसाब से ये एक बड़ा माइलस्टोन था कि उनके घर में जाकर के उनको आपने हराया। हालांकि कभी आप उनके बड़े परम प्रिय मित्र हुआ करते थे। दीपेंद्र तो आपके भतीजा ही होंगे, उनके पिताजी आपके मित्र। कभी किसी ज़माने में कांग्रेस के टिकट पे आप करनाल और इधर उधर घूमते, मतलब जीतते रहे। ये 2019 में जो तगमा आपके सर आया, आपको लगता है कि 2019 के बाद आज हम 2023 में हैं और 2024 में चुनाव है, वो रिवॉर्ड आपको मिला? देखिए, ऐसा है कि मैं कभी ज़िंदगी में मैंने कभी घमंड नहीं किया, और संतों के परिवार से हूँ। मेरे ग्रैंडफादर संत पंडित जानकी प्रसाद जी, उस इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव था। मेरे पिताजी जी रिटायर्ड हेडमास्टर रहे, प्रिंसिपल रहे, रिटायर्ड। आई एम ए सन ऑफ ए टीचर। और मैंने कभी घमंड नहीं किया। आप कह रहे भाई दीपेंद्र के घर में जा कर के, वो दीपेंद्र का घर नहीं, वो मेरा भी घर है। मैं झज्जर से बिलोंग करता हूँ, बादली के पास माजरा, छोटा सा गांव माजरा मेरा गांव है। मेरा अपना क्षेत्र है। मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूलिंग मेरी सेंट्रल स्कूल से हुई, केंद्रीय विद्यालय झज्जर से हुई। उसके बाद मेडिकल कॉलेज रोहतक से मैंने बीडीएस किया। तो मेरे अपने क्षेत्र में, मेरे अपने घर में ये राजनीतिक लड़ाई हुई, और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, 36 बरादरी के आशीर्वाद से, सेवा ही संगठन, इस बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि शुरू से ही मेरे जो दादाजी थे शुरू से ही कबीरपंथी थे, कबीर साहब के आशीर्वाद से। और शुरू से ये सीख ली है हमने कि सेवा से ही सब कुछ है।
तो इसी भाव को आगे बढ़ाते वो हुए ठीक है, लोगों ने लेकिन विश्वास अगर किया। राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जा करके उनको हराना ये एक बड़ी बात है। हालांकि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बीजेपी को आई, पूरे इंडिया में थंपिंग मेजॉरिटी से लोग जीते, और ये भी एक सच्चाई है कि अधिकांश लोग मोदी के नाम पे ही जीत करके आए। लेकिन उसके बाद का रिवॉर्ड मैं जानना चाह रहा था कि पंडित अरविंद शर्मा जी को रिवॉर्ड क्या, व्हाट रिवॉर्ड यू वांट? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। रिवॉर्ड तो ये है, रिवॉर्ड तो सांसद बन गए भाई आप करनाल से चले, सोनीपत पहुंचे, सोनीपत से रोहतक पहुंच गए। देखिए ऐसा है, लोगों ने जिताया इतने शॉर्ट टाइम में, सबसे बड़ा रिवॉर्ड तो यही था कि सबसे बड़ा यही एक सबसे बड़ी देन थी कि लोगों ने इतने छोटे समय में जिताया। और फिर रिवॉर्ड तो ये रहता है कि लोगों की सेवा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा की जाए, उस काम में लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन 2019 के बाद मैं तो सर पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, आप लोग पॉलिटिशियन हैं, तो मैं तो अपना एंटीना रडार सब खड़ा रखता हूँ। तो उसके बाद जो मैंने आपको 3-4 साल देखा है, और आपसे जब बातचीत कर रहा हूँ तो 2-3 दिन घनघोर पढ़ करके आया, तो जो देखा मैंने कि जो आपकी नाराज़गी, तो एक परसेप्शन ये बना कि 2024 में अरविंद शर्मा जी या तो बीजेपी छोड़ देंगे या रोहतक छोड़ करके कहीं और जाएंगे। ऐसा नहीं है, रोहतक मेरा अपना घर है, झज्जर, रोहतक और कोसली, सारा ये इलाका जहाँ मैं रोहतक की बात करता हूँ, रोहतक ज़िला, झज्जर ज़िला, उसमें कोसली भी आता है, ऐसा नहीं है। और मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी देखे ऐसा है कि मैं एक जुनूनी इंसान हूँ। मुझे लगता है लोग बागों के काम, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम होने चाहिए, विकास के काम भी। कोई मेरे पास अगर आता है और उसका कोई जेन्युइन काम है, जायज़ काम है, उसके लिए अगर मैं कहता हूँ तो मुझे लगता है कि वो काम होना चाहिए, वो होना चाहिए। इसी तरह से विकास के काम हैं, विकास के कामों के लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विकास के काम हों। उसी के लिए मुझे कई बार परेशान होना पड़ता है, अदरवाइज तो मैं बिल्कुल नॉर्मल। INLD का एक रिएक्शन है, क्योंकि ये तो मोहब्बत है ना, अपने घर में जितनी मोहब्बत रहती है उससे ज़्यादा मोहब्बत अड़ोस पड़ोस में हो जाती है। ज़रा सुनिए वो क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। राठी साहब है। अरविंद शर्मा तो भागना है, अब यहाँ से भाग करके कहीं और चला जाएगा। कहाँ करते हैं काम ये तो केवल जात बिरादरी की भावना भड़का करके वोट लेते हैं और विरोधी पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। और क्या काम इनका बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी के सारे नेताओं से करना चाहूँगा सवाल। मैं बीजेपी के सभी नेताओं से सवाल करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पार्लियामेंट्री क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, वो उसका जवाब दे जनता को, हरियाणा की जनता को। लोकसभा को 4 साल हो गए बने, सांसद बने भाई। उन सभी एमपी से मेरा सवाल है कि वो जो ग्रांट उनको मिली है, उस ग्रांट का उन्होंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये इनमें दो एक छोटी सी बात। अब क्या वे झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं। नफी सिंह राठी जी हमारे पुराने साथी हैं, हो सकता है व्यक्तिगत पीड़ा होगी। और नहीं सुनो, अभी बहादुरगढ़ में नंबरदार का मर्डर हुआ, ठीक है, उसके लड़के ने कंप्लेंट दर्ज कराई डायरेक्ट इनके नाम से, नहीं समझे। इसलिए मैंने कहा कि वो झूठे नहीं सुन, झूठे मुकदमे की बात करते हैं। कितने ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, कितने ज़बरदस्त तरीके से। आप बहादुरगढ़ के किसी बच्चे को, मैं पॉलिटिकल लोगों की छोड़ दो, किसी समझदार से बच्चे को जिसको थोड़ी सी नॉलेज हो बहादुरगढ़ के बारे में, आप पूछ लें कि नफी सिंह राठी का क्या स्टेटस है। मतलब ऐसी बातें करते हैं, इनको जो है खुद, मतलब मैं तो कहता हूँ हैरान हूँ कि इस तरह के लोग भी इस तरह की बातें करते हैं, समझे। और इनको मैं कहना चाहता हूँ, एक एक पैसे का हिसाब जो है, कभी हमने तो, मैं कहता हूँ हमें तो 5 करोड़ की ग्रांट तो मेरे लिए बहुत पीनट है, नहीं समझे। मैं तो कहता हूँ मेरे को 50 करोड़ भी मिले वो भी थोड़ा है। मतलब मैं इतना लोगों में घूमता हूँ, इतना लोगों में जाता हूँ, इतनी समस्याएं। एक दिन का मैं अगर 2-3 गाँव का दौरा कर दूँ तो एक दिन का खर्चा है 5 करोड़ रुपये। लोग इतने लोगों की मांग है कई दफ़ा कि भी हमारे ये है। छोटी छोटी बातें हैं, सरकार कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो लोगों को ज़रूरत है। 2024 के बारे में आप रोहतक से ही लड़ेंगे
या आप ये कहेंगे कि देखिए मैं बीजेपी का अनुशासित सिपाही हूँ, अभी- पार्टी जो कहेगी मैं देखो तो वो सुनो, करूँगा? अभी अभी देखो सुनो, ये तो कह रहा हूँ ना, अभी इनको ज्ञान पता नहीं कैसे ज्ञान आएगा। अभी आपको पता होगा पिछली 25 तारीख को गौरवशाली भारत रैली का आयोजन किया था अनाज मंडी रोहतक में, आपको याद भी होगा। और उसमें कम से कम 15 से 20 हज़ार से भी ऊपर की भीड़ होगी। उसमें मैंने अनाउंस कर दिया था कि भी मेरी इच्छा रोहतक से हाँ, वो चुनाव मैंने लड़ना। सुना यही है। यही कह सकता हूँ ना मैं कि मेरी इच्छा, मैं रोहतक से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, बाकी जो फैसला पार्टी तय करे। पार्टी करेगी। तो आपकी- और इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। ना ये इससे इसलिए ज्यादा- पूछना पड़ता है कि एक सभा में आपने ये भी कहा कि इतने 3-4 दशक हो गए कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं हुआ अब तक। एक सर, जब मैं आता हूं तो पूरा रिसर्च करके आता हूं, तो इसलिए मैंने कहा कि आप दिल्ली जाना है या सुखना लेक होकर करके चंडीगढ़ जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इधर से बनेंगे। उसमें रोहतक के चुनाव का कहाँ से क्या आया भाई? आपने कहा अभी आपसे सुन तो जी। लो, बातें तो जो लेटेस्ट होगी हाँ। वही चलेगी ना। जो आखिर में क्या कहा, हाँ। आखिर में अभी लेटेस्ट 25 तारीख को मैंने ये कहा कि मैं रोहतक से चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और रोहतक मेरा क्षेत्र है, मेरा घर है, तो ये पार्टी जो डिसाइड करेगी करेगी। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने एक सभा में ये कहा कि 56 ईयर्स, 56 साल हो गए कोई ब्राह्मण सीएम नहीं हुआ, अब एक ब्राह्मण सीएम होना चाहिए। भाई इतने दिन तक एक भजन लाल को छोड़ दें तो जाटों का कब्जा रहा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, उसके बाद एक आ गए खट्टर साहब, तो अब आपको भी लगता है कि एक ब्राह्मण तो होना चाहिए? देखिए, मैं पहले भी कहा है, मैंने कभी जाति पाति की राजनीति नहीं की। मेरे दिल और दिमाग में हमेशा 36 बिरादरी के प्रति सेवा भाव रहता है। मैंने ये कहा, और भी मैंने कई बातें कही, आपने शायद गौर नहीं किया होगा, कि सिस्टम में रोटेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें बैकवर्ड का भी नंबर आए, दलित का भी नंबर आए, सबका नंबर आए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और इसको हमें विशेष तौर पर इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। इसमें सबका नंबर आए तो ब्राह्मण का भी, निश्चित तौर पर ब्राह्मण का भी, मैं चाहता हूं कि ब्राह्मण का नंबर भी आए, किसी का भी आए। आने वाले समय में ब्राह्मण भी लड़ाई लड़ता है, जागरूक है, सेवा करता है, और इसी तरह से बैकवर्ड भी सेवा करता है, लड़ाई लड़ता है, दलित भी करता है। तो सबका एक सिस्टम बने, रोटेशन हो। ये मेरी अपनी सोच है। देखो, हाँ, नहीं ठीक ये है, व्यक्तिगत, मेरी व्यक्तिगत सोच सर, बूंद बूंद से ही सागर है। भरता ये है। मेरी व्यक्तिगत सोच है। और देखो, परमपिता परमात्मा को प्रार्थना करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, अरविंद शर्मा जी इतने मॉडेस्ट हैं, इतने मृदुभाषी, है ना, डाउन टू अर्थ, पार्टी आला कमान का फ़ोन आ जाए कि अरविंद शर्मा जी अब जो है ना आप हरियाणा की सेवा करें, चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे बैठें, तो आप इनकार तो नहीं कर पाएंगे फिर? देखिए, ऐसा है, वो तो पार्टी का आदेश होगा। ऐसा है, मैं कभी सपने नहीं लेता, प्रैक्टिकल उसमें विश्वास करता हूँ। अगर हमारी सेवा में दम है, हमने लोगों की सेवा की है, 36 बिरादरी का विश्वास है, तो हम मेहनत करेंगे। उसका फल देना पार्टी हाईकमांड का और परमात्मा का काम है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है वो रोटेशन पे हो, ऐसा आपका व्यक्तिगत विचार है? व्यक्तिगत है कि भाई रोटेशन का मतलब ये है कि भाई सबको उसमें चांस मिले। मैं ये नहीं हो तो सारा डिसाइड करे कि भाई इसमें कोई बात नहीं। मतलब कभी बैकवर्ड से आ जाए, कभी ब्राह्मण से आ जाए, कभी दलित से आ जाए, तो सबका रोटेशन, कभी जाटों में भी जाए, कभी जाटों में भी जाए, बनिया की आ गई, कभी पंजाबी की आ गई, कभी ऐसे पंजाबी चल रहे हैं, चलते रहे, कोई हमें कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, लेकिन रोटेशन हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, एक आम आदमी पार्टी भी आपसे कुछ गुजारिश करना चाहता है। अब आप हैं एमपी, तो सुनना तो आपको सबका पड़ेगा, है ना? तो ज़रा एक आम आदमी पार्टी के एक सज्जन है, ज़रा सुनिए उनको। एज ए सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद अगर उनके कार्यकाल को देखा जाए तो वो बेचारे सबसे मजबूर, दीनहीन स्थिति में मिले। लगातार 4 वर्ष वो अपनी सरकार को कोसते रहे। सरकार और मुख्यमंत्री ने काम नहीं करने दिया, ऐसी रिपोर्ट वो खुद ही पब्लिक को बताते रहे। यहाँ के स्थानीय मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे।
एक मंच से उन्होंने करनाल की रैली के मंच से जो जातिवाद की बातें भी कही कि इस बारी ब्राह्मण होना चाहिए। एज ए सांसद अगर उनका कार्यकाल देखें और आकलन करें तो उन्होंने रोहतक की जनता के लिए कुछ नहीं किया। ठीक है, पहले तो जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे सवाल करता हूँ। देखिए मैं ये तो कह क्योंकि रहा हूँ ये ना, जो बेइंतहा इश्क है ना, नहीं सुनो, ये तो अपने तुक्केबाजी है, अपने मार रहे हैं बैठे बैठे, ना इनको पता है। मैंने कभी सरकार को कभी नहीं कोसा, मैंने अपनी बात रखी थी, कोई बात थी बात रही, कभी सरकार को मैंने कोसा नहीं कि सरकार मेरा काम नहीं करती। फिर ये ऑन अ वेरी वेरी किसने- सीरियस नोट, नहीं आप मुझे दिखाओ कभी मैंने सरकार को कोसा। ऑन अ वेरी एक सीरियस बार ये बात हुई थी, एक परसेप्शन ये बन गया है ना, एक परसेप्शन बन गया कि अरविंद शर्मा जो है एक चीज और वो मतलब खिलाफ है। नहीं ऐसा है, मैं कभी जिंदगी में भी मैं कोई खिलाफत की बात ना हमने कही है ना हम कर सकते हैं। एक बात आई थी पावर वाली ज़मीन की, वो बात रखी गई थी। रही बात के भी कोसने की, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ इतने काम हुए हैं, मैं अभी थोड़ी देर में गिनवाऊंगा आपको, शाम तक गिनते रहो, काम की गिनती ना हो। दूसरी चीज़ कि कोई भी सरकार, मैं सांसद हूँ भारतीय जनता पार्टी से, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, हरियाणा में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो कोई भी काम, कोई भी विधायक पार्टी का या सांसद या कोई वर्कर या पार्टी का जिला अध्यक्ष, कोई भी सीनियर वर्कर कोई भी काम के लिए कहता है, कोई विकास के काम के लिए, कोई गांव में विकास, कोई शहर में, वार्डों में, तो उसका श्रेय किसको जाता है? उसका श्रेय पार्टी को जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये काम हुआ। कलेक्टिव सबका होता ही है, कोई अपनी जिम्मेवारी ले ले। हाँ, आवाज़ उठाने की बात होती है। जैसे जब मैं सांसद का चुनाव लड़ रहा था, मैंने आवाज़ उठाई कि भादरगढ़ से सांपला मेट्रो से जोड़ेंगे, एक आवाज़ उठाई, आपको याद होगा। जी है, बादली तक मेट्रो लेकर के आएंगे, एक हाँ, मिनट। तो वो चीज़ें सारी बस दिल्ली से रोहतक से चंडीगढ़ का रास्ता शॉर्ट करेंगे। 152 हो गया, शॉर्ट हो गया। चंडीगढ़ 5 से 5.5 घंटे लगते थे, आज आप रोहतक से 2.25-2.5 घंटे में आप रोहतक से चंडीगढ़ जा सकते हो 152 पर। तो ये सारे कलेक्टिव काम है। तो ये लोगों को, हम सबको समझना पड़ेगा कि सांसद आवाज़ उठाता, कई आवाज़ें दूर तक पहुंचती हैं, जल्दी काम हो जाता है, कई आवाज़ों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन काम, नुमाइंदे का काम, उन आवाज़ों को आप उठाते रहें, उनकी चर्चा कराते रहें, तो सिस्टम बनता है। मतलब लंबा एक चौड़ा आपके बारे में ये भी है कि आप हैं तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही मृदुभाषी, मिलनसार स्वभाव है, लेकिन जब आप माइक पे होते हैं और सामने अगर भीड़ जबरदस्त ताली बजा रही हो, तब फिर आप बोलते समय कई बार आप भूल जाते हैं। आपने ये भी कहीं कह दिया कि दूसरों को कहा आंख दिखाने वाले की आंख, मतलब वो जो बड़ा सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा ही मीठे स्वभाव वाले अरविंद शर्मा कई बार जो है ना परशुराम की भी भूमिका में के रूप में आ जाते हैं। मतलब आंख निकाल लेंगे, आंख दिखाया तो जवाब देता हाथ तोड़ देंगे, अगर हाथ दिखाया तो। मैं सॉफ्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सॉफ्ट हूँ, और कोई सॉफ्टनेस कोई ऐसे नहीं आते, मेरे संस्कारों में सॉफ्टनेस है। मेरे माता पिता ने सिखाया है, मेरे दादाजी ने सिखाया, मेरे परिवार में कभी मैं गुस्सा नहीं होता। लेकिन कोई पार्टी के वर्कर के लिए, कोई मेरे वर्कर के लिए, कार्यकर्ता के लिए कोई बात अगर आती है तो फिर मेरे से टॉलरेट नहीं होता है। मेरे कार्यकर्ता के लिए मैं जान अपनी दे सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर कोई बात आती है, पार्टी कार्यकर्ता को कोई काम ना हो, कोई सिस्टम ना हो, तो मैं उसकी लड़ाई लड़ता हूँ। और मैं कोई अपने लिए थोड़ी करता हूँ, कोई मैं अपने लिए थोड़ी कर रहा हूँ कि मुझे ऐसे कर दो, मुझे ऐसे कर दो। पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी का हमारा जो वोटर है, उसका जो देखो विकास के काम में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। मतलब आप इस लिमिट पे चले जाते हैं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष को कहना पड़ता है कि भाई अरविंद शर्मा जी आप एमपी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ये सब बात पार्टी के प्लेटफॉर्म पे किया कीजिए, कहा ना? ऐसा मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, और मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं कही कि जो मुझे ऐसा कोई कहा जाए कि भाई प्लेटफॉर्म पे करो, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, कॉलेज में पढ़ते होंगे तो मोहब्बत है ना, अब तो खैर वो वक्त आ गया कि अब बच्चे मोहब्बत करें, तो आपको पता है ना कि जो मोहब्बत है वो दूसरों से ज़्यादा, दूसरे घर से ज़्यादा अपने ही घर में ज़्यादा
मोहब्बत होती है, और एक मैं कहता हूँ पजामा खींच पार्टी, है ना। एवरी पार्टी हैज गॉट अ पजामा खींच पार्टी विद इन द पार्टी। एक आपके मित्र हैं, पुराने हैं, है ना, जरा उनको सुनिए, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। सांसद जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था और उसी को भी अल्टीमेटली उसको लॉजिकल एंड तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने उठाया था कि 250 करोड़ रुपये से ज़्यादा अमृतवन के अंदर लगा, सारी सड़कें पाड़ के धर दी, सारी वो पाइपें कर दी, ये कुछ है, और इसका बहुत घोटाला था। और आपको भी पता है कि उन्होंने किसके ऊपर एलिगेशन लगाया था। उसमें मैं एमपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि उसको उस सारी इंक्वायरी को और उस सारी घोटाले को लॉजिकल एंड्स तक तो पहुँचाएँ। आप तो पीछे ही हट गए। मतलब ये तो कह रहे हैं पीछे हट गया, मैं तो कह रहा हूँ कि हलवा खा लिया आपने। अब आप ये बताइए, हलवा कैसे खाया? एक देखा मैंने तस्वीर, आप किसी को हलवा खिला रहे हैं, कोई आपको हलवा खिला रहा है, ये एक बड़ा जबरदस्त, ऑन अ वेरी सीरियस नोट इस बार। दरअसल ऐसा है, एक आपने खुद मुद्दा उठाया है ना, जिनका नाम ये भी नहीं ले रहे हैं, पता नहीं आप भी नहीं लेंगे, मैं तो बेशर्म आदमी हूं, मैं तो नाम ले लेता हूं, मनीष ग्रोवर, है ना। 36 का आंकड़ा, आपकी पूरी राजनीति के केंद्र में मनीष ग्रोवर वर्सेस अरविंद शर्मा, ये जबरदस्त रोहतक में रहा और ये 3-4 साल चला। अब पता नहीं, अब आप लोगों का समझौता हो गया, हलवा दिखावटी खाया था, फोटो सेशन था, या दिल से खाया, या सेटिंग हो गई, क्या हुआ? लेकिन वो जो मसला आपने उठाया था उसका क्या हुआ? देखिए ऐसा है, अब आपने इतने सारे सवाल एकदम मिक्सअप कर दिए, मैं आपका हलवे का जवाब दूं? ना पहले तो आप पहले की बात, हाँ पहले बत्रा साहब का ही कर दीजिए। बत्रा साहब जो है बहुत अच्छे इंसान हैं, कांग्रेस से विधायक हैं, और विधायक उसके शहर की बात मैंने उठाई कि अमृत योजना में कुछ गड़बड़ है। उसके बाद स्थिति में बहुत सुधार आया, इसमें कोई शक नहीं। आप पूछे, अफसरों से पूछे, तो एमएलए साहब क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उनसे पूछो ना उन्होंने क्या किया। मैंने अगर कोई आवाज उठाई, तो जब मैं उधर थर्मामीटर लगाऊंगा तो पूछूंगा मैं कि ये काम सिर्फ अरविंद शर्मा का है या आपका भी है। अभी बत्रा साहब तो असेंबली में भी जाते हैं, बत्रा साहब असेंबली में जाते हैं, बैठते हैं, हरियाणा विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने क्या किया? अगर मैंने आवाज़ उठाई तो उन्होंने क्या किया? मैंने आवाज़ उठाई तो उसकी आप देखें, उसकी स्पीड बढ़ी उस काम की, और बहुत अच्छे तरीके से अब वो ऑलमोस्ट वो काम कंप्लीट होने को है। मेरा रंगीला पंजाब। इतिहास वर्फ जब उल्टेगा और परत समय की उतरेगी, लम्हा लम्हा जाग उठेगा, सदियां आंखें खोलेंगी जब बाहें अपनी मजबूत किले की दीवारें, शानो शौकत झलकेगी, वो रौनक फिर से बरसेगी। बीते कल के सारे मोती कदमों में तुम्हारे हो लेंगे, वीरों की जंगी गाथाएं गुरुओं की बानी बोलेंगे। किस शान से हारी जान उन्होंने, किस मान से जीता दिल उनने, सारी परतें खोलेंगे। रंगला है पंजाब का विरसा, एक बार तो आके देखो जरा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रश करो, नहीं तो दांत सड़ जाएंगे। रोज तो करता हूँ, पर फिर भी कैविटी है ना मम्मा। क्या आप अपने टूथपेस्ट पर हाथ रख के कह सकते हैं कि यही देता है मुझे 100% ओरल केयर, यही देगा मुझे और मेरे बच्चों को सालों साल अच्छे दांत? ये तो झूठ पेस्ट निकला, अब क्या करूं? अब से करो टूथपेस्ट पतंजलि दंत कांति। आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। ये जो 4 साल जो एक परसेप्शन बन गया ना
कि अरविंद शर्मा जी नाराज़ हैं, बगावत है ना, कहीं आंख निकाल लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं। तो ये जो टसल बिटवीन अरविंद शर्मा एंड द सो कॉल्ड पावरफुल मनीष ग्रोवर, ये रोहतक ने विटनेस किया पिछले 3-4, आपने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, ना भी कहा तो एक्ट ऐसा रहा, या दोनों के कार्यकर्ता, ये मसला क्या है? देखिए ऐसा है, पार्टी एक परिवार की तरह से है, पहले बात। और परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार तो इंटरनेशनल लोग कहते हैं, इतना बड़ा परिवार है कि मेरे ख्याल देश में इंटरनेशनली सबसे बड़ी पार्टी है। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उस पर भी देखें, प्लेटफॉर्म पर भी, तो एक परिवार में, एक बड़े परिवार में कई बार मनमुटाव हो जाते हैं, विचारों का भी मतभेद हो जाता है। और मैं कहता हूँ हर एक इंसान में फॉरगिवनेस होनी चाहिए, हर एक इंसान में। एक सबसे बड़ा हथियार है, गांधी जी भी कहते थे। तो फॉरगिवनेस जो है एक सबसे बड़ा हथियार है कि आपस में कोई मनमुटाव हो जाए तो उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। तो वो कर दिया आपने? आप सुनो ना, तो वो एक परिवार है, मनमुटाव हो जाता है, चलता रहता है, कई दफ़ा क्लियर हो गया, नहीं हुआ, सारा सिस्टम है, उसमें कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, ये तो चलता रहता है। लोग जो है इसको पिन पॉइंट करते हैं। अब लगभग 30 लाख की जनता है, 30 लाख, 17 लाख के करीब वोटर है, तो चलता रहता है, उसमें कुछ पिन पॉइंट करते हैं, कुछ खुश भी होते हैं, कुछ खुश होते हैं कि भी यार आपस में मनमुटाव था यार, अच्छा हो गया यार, चलो ठीक है यार, पार्टी को तो स्वाभाविक है ना, पार्टी के आगे उधर SRK और हुड्डा साहब का चल रहा है तो इधर वाले खुश होंगे, इधर चलेगा तो उधर वाले खुश होंगे। हम तो देखो सुनो, हम नहीं तो ये बताइए कि मतलब काम में विश्वास रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जनता का, जिसने इतना विश्वास करके हमें जिताया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, हरियाणा सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों को, अंत्योदय आम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो मतलब ये सब अब मनीष ग्रोवर वर्सेस अरविंद शर्मा ये सब समाप्त हो गया, अब नहीं है? देखिए, हलवा पार्टी में, परिवार में मनमुटाव होता है, सगे भाइयों में भी मनमुटाव होता है। हाँ, सबसे ज्यादा होता है सगे भाइयों में। तो उसमें कोई बात नहीं, चलता तो रहता वो है अभी, मतलब नहीं, चलता रहता है, ये चलता है, अभी चल रहा है। नहीं, चलता रहता है, मनमुटाव दूर हो जाता है, कभी फिर कोई ऐसी बात आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, मनमुटाव दूर हो गया। तो ये हलवा वाला क्या था? बड़ा फोटो वायरल हो रहा था, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मतलब मुझे तो लगा कि राम लौट करके आए हैं तो भरत जो है खड़ाऊ लेकर के पहुंचे हैं कि भैया अब आप आ गए, सल्तनत आप संभालिए, आप हलवा उनके मुंह में, वो हलवा आपके मुंह में, मतलब वो प्रगाढ़ प्रेम मैंने लिखा था फेसबुक पे, ये जो मोहब्बत है। इसमें तो अगर मान लो किसी का आपस में मनमुटाव हो, किसी में मनमुटाव हो, ग्रंथों में भी लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु रविदास जी ने भी कहा है, महर्षि वाल्मीकि जी ने भी कहा है कि कभी मनमुटाव हो और वो मनमुटाव दूर हो किसी का भी, तो उसमें खुश होना चाहिए, तो सबको खुश होना चाहिए। तो यही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसको जानने की बजाय उसको एंजॉय करना चाहिए, उसको खुश होना चाहिए। मतलब मनमुटाव को एंजॉय करना चाहिए या मनमुटाव खत्म हो गया? आप एक बात बताओ, अभी मेरे पास कोई आया सुबह सुबह किसी काम के लिए कि बोला जी हमारी लड़की की शादी हुई थी और वो हस्बैंड में उसमें मनमुटाव हो गया, कुछ शरारत, कुछ मतलब जो है झगड़ा हो गया, नोक-झोंक हो गया, ठीक है। अब वो झगड़ा सॉल्व हो जाए, मैंने कहा भाई, मैंने वो बोला जी पुलिस को फ़ोन कर दो कि भाई आप इनको थोड़ा सा सख्ती करें। मैंने करा भाई इनका आपस में बैठ करके समझौता कराओ, बैठ करके समझौता कराओ, घर बसाओ, कि मेरी हमेशा इच्छा रहती है मैं झगड़े को कम करता हूँ। अब होने के बाद मान लो वो समझौता हो जाए और फिर पूछे भी क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो उसका मजा खराब हो जाता है। सर आप भी शादीशुदा हैं, हम भी शादीशुदा हैं, पति कई बार समझौता करना चाहता है लेकिन पत्नी कई बार टाइट हो जाती है, बोलते हैं ना। उसको उस मनमुटाव को हम सबको उसको अच्छा फील करना चाहिए, अच्छा फील करना चाहिए कि भाई इसमें रोहतक के, झज्जर के, पार्लियामेंट, मतलब अच्छा फील करना चाहिए। अब सर देखिए, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, आप लोग भले ही मुझे इंटेलिजेंट समझते हैं, मैं बड़ा एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ। अब आपने क्या मुझे बताया, अब मैं तो समझ ही नहीं पाया कि अभी है कि नहीं है,
कि पति पत्नी वाला टकरार है कि क्या है। बहरहाल पब्लिक समझ लेगी, हम गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब आपने एक बात सुनो, अब आप इतनी तैयारी से आए हैं, तो अभी संडे को इतवार को मनमोहन गोयल जी के पिताजी का पद्मश्री सेठ श्री कृष्ण दास जी का स्टैचू का अनावरण हुआ। उन्होंने जो है मनीष ग्रोवर जी ने अपने स्पीच में कहा कि अरविंद शर्मा जी मेरे मित्र, तो मैं भी कहता हूँ मेरे मित्र। हाँ, वो तो मैंने सुना है। मित्र पहले भी थे। हाँ, अभी वो तो मनमुटाव हो जाता है। तो 2019 में भी थे, 20 में भी थे, 21 में भी थे, 22 में भी थे, 23 में भी थे, 24 में भी रहेंगे। वो तो मित्रता ठीक है, मतलब ठीक है सर, मैं समझ गया, मतलब जितना मैं समझ सकता हूँ उतना मैं समझ गया। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं, एक छोटा सा एक रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद रोहतक के डेवलपमेंट को लेकर के आपने क्या किया है उस विषय पर सीधे आ जाएंगे। सांसद अरविंद शर्मा जी का तो कार्यकाल था ही नहीं, उनका कार्यकाल कौन कर रहा है? वो तो ये कहते थे पूरे कार्यकाल में यही कहते रहेंगे मेरी तो चलती नहीं। जब उनकी चलती है नहीं थी तो उनका कार्यकाल कैसे हो गया? वो तो ये कहते थे मनीष ग्रोवर की चलती है, मनीष ग्रोवर की चल रहा है, तो कार्यकाल मनीष ग्रोवर का है जो पूर्व मंत्री हैं रोहतक से, तो कार्यकाल उनका है। तो मेरे को नहीं लगता कि उनके कार्यकाल के बारे में क्या कहा जा सके, उनका कार्यकाल तो है ही नहीं, मैं तो मानता नहीं। कितनी बार डीसी और एसपी के साथ बैठ के सांसद ने जनता दरबार लगाया है, ये बताएं। मैं पूछ रहा हूं ये सवाल, जो 7 करोड़ रुपए सांसद फंड है अभी तक जो नहीं रिलीज हुआ है, नहीं खर्च हुआ है, इतना प्रोसेस जब अगर एक सांसद का ही पैसा खर्च नहीं हो रहा है तो या तो सांसद में गड़बड़ है या पूरे के पूरे एक सिस्टम में गड़बड़ है। तो मेरा तो सवाल ये है कि कहाँ ढूंढा सांसद को, बताओ। कोई आदमी ढूंढा कित से वो ऑफिस बता दे दो, अगर भाई जिस तड़के सांसद आदमी चला जा भैया समस्या है। कितने बार यहाँ पर रोहतक में मतलब रात गुजारी सांसद ने, भाई बताओ। ये इनका इसलिए भी लिया कि रोहतक में जो चलता रहा, हम सीधे इस पर आ जाते हैं। पहरवार जमीन विवाद, ये बहुत हेडलाइन में, हाँ परावर, ये हेडलाइन में रहा। उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है? तो दे दिया ना, आपको पता होगा सारा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 एकड़ के करीब लगभग ज़मीन है, उसकी दोबारा से उसकी लीज वगैरह करके और वो पेपर हैंडओवर कर दिए प्रिंसिपल को, संस्था के प्रिंसिपल को पेपर हैंडओवर कर दिए हैं, और वो काम ठीक हो गया है उसमें। अब जो संस्था का है काम के वो किसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट अपना मैपिंग करता है, वो संस्था विल डिसाइड कि भाई किस तरह से करता है। उसके चंडीगढ़ बुला करके और मुख्यमंत्री जी ने पेपर हैंडओवर कर दिए। रोहतक में मेट्रो लाने का वादा किया था आपने 2019 में, जिसका जिक्र भी अभी आप कर रहे थे। बहादुरगढ़ से सांपला तक मेट्रो का वादा था, उसका स्टेटस क्या है? देखिए ऐसा है कि मैंने पहले भी बताया कि बहादुरगढ़ से सांपला का हमने बात रखी थी, और हमारे उस समय भी मंत्री जो हरदीप पुरी जी रोहतक आए थे असेंबली के चुनाव में, और घुसते ही वो मेरे ख्याल सेक्टर में, बुढ़ा वाले सेक्टर में बैंक्वेट है उसमें प्रोग्राम हुआ था। हरदीप पुरी जी ने भी इसकी हाँ भरी थी कि भाई इसको हम करेंगे, और उसमें आते ही इसका सर्वे हुआ, रोहतक बहादुरगढ़ से सांपला का सर्वे हुआ। सर्वे में फिजिबिलिटी नहीं आई, फिजिबिलिटी नहीं, हमने दोबारा से इसमें कोशिश की कि भाई ये गलत सर्वे कर दिया है, और फिर कुछ ज़रूरी नहीं कि फिजिबिलिटी का मतलब ये था कि प्रॉफिटेबिलिटी, भाई इसमें कोई अगर हम करते हैं तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो सरकार को मैंने रिप्रेजेंट भी किया, मैंने पार्लियामेंट में भी बोला कि ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रोजेक्ट वाइबल हो, हर एक प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें जनता के लिए काम करना पड़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आती है। तो मैं कहा इसको दोबारा से विचार करें, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा, मुख्यमंत्री ने कहा भी इसकी फिजिबिलिटी नहीं आई, तो मुख्यमंत्री ने सारा विचार करके इसमें बहादुरगढ़ से असोदा तक का मंजूर कर दिया है। मतलब मंजूर कर दिया है, टेक्निकल अप्रूवल है, नहीं मंजूर कर दिया है, ओके कर दिया है, सर्वे अप्रूवल है, नहीं ओके कर दिया है। जो सरकार जो है इन सभी प्रोजेक्टों में, आपको मैं बताना चाहूँगा, रेलवे के प्रोजेक्ट है, मेट्रो के प्रोजेक्ट हैं, हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, इसमें राज्य सरकारों की बड़ी भारी भूमिका रहती है। राज्य सरकार जब पैसा अपना अप्रूव कर देती है तो केंद्र सरकार को कोई एतराज़ होता नहीं है।
नहीं तो मैं ये केंद्र समझना चाह सरकार रहा को नहीं हूँ उतरा कि अगर राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ओके कर दिया तो क्या ये केंद्र सरकार मुख्यमंत्री जी ने ओके तभी किया है जब उन्होंने केंद्र सरकार से बातचीत करके अपना पैसा, अपनी तरफ का पैसा सैंक्शन कर दिया कि भी इसमें बादरगढ़ से आसोदा तक मेट्रो का, तो ये सब फाइल पे चल रहा है। हाँ, फाइल। लेकिन पब्लिक जो है सर, चूंकि आपको पता है, आप तो पुराने आदमी हैं, पत्थर लगाओ एक बार चला था, जब हुड्डा साहब भी जब चीफ मिनिस्टर जब जा रहे थे, 2014 की बात होगी, तो डेली 5 पत्थर गड़ता था, है ना, पत्थर लगाओ गाड़ो अभियान चलता था। ये ज़मीन पर लोगों को कब देखने को मिलेगा? कुछ काम होता हुआ ही सही। ऐसा है, कुछ समय में पहले भी बताया, कुछ चीज़ों में समय तुरंत हो जाती है, कुछ चीज़ों में समय लगता है। अब अनाउंसमेंट होगी है तो पक्का काम है, जल्दी से जल्दी इसका काम भी शुरू हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए ठीक है। एक सवाल और है आपसे कि कई लोग ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी से अगर मिलना हो तो मुझे कई लोगों ने कहा, जब मैं रिसर्च कर रहा था, उन्होंने कहा कि ज़रा अरविंद शर्मा जी से ज़रूर पूछिएगा कि अगर हमें अपनी परेशानी बतानी हो तो रोहतक में हम कहाँ जा कर के उनके किस ऑफिस में बताएं, या दिल्ली जाके ही बताना पड़ेगा? सेक्टर 3 में मेरा मकान है, मेरा ऑफिस है, जो मिनी सेक्रेटरीट जो है अपना रोहतक के सेक्रेटरीट में, वो उसमें मेरा ऑफिस है, बाकायदा सरकार ने मेरा ऑफिस दिया हुआ है, लड़का बैठता है, विपिन गोयल बैठता है वहाँ पर, घर है। और दूसरी चीज़ कि किसी को, अब मैं यही तो कह रहा हूँ ना भाई, 30 लाख के करीब की जनता है, 17 लाख वोटर है, कोई एक आध अगर ऐसा निकल गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन किसी को ज़रूरत नहीं मुझे ढूंढने की, मुझे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सांसद का जो काम है, जो एक मेंबर पार्लियामेंट का जो काम होता है, उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता हूँ। आप लोग ये फेस करते हैं क्या, एमपीज? कई बार जब मैं लोगों से सवाल मंगवाता हूँ तो वो जो है ना, उनके लिए एमपी, एमएलए, वार्ड काउंसलर, क्योंकि शायद कई बार एक आम आदमी को पता नहीं होता है कि इनका ये काम है, इनका ये काम है, इनका ये काम है, तो मतलब अगर एमपी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो तो गली से लेके, नाली से लेके हर काम में आ जाता है कि ये तो एमपी साहब ने किया नहीं, एमपी साहब ने किया नहीं। तो ये व्यक्तिगत तौर पे एज एन एमपी ये फेस करना पड़ता है? नहीं, देखा ऐसा है, मैं हर एक जगह जाता हूँ, मैं लोगों को अपील करता हूँ कि लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि पार्षद के क्या काम है, सरपंच के क्या काम है, जिला परिषद के क्या काम है, विधायक के क्या काम है, ब्लॉक समिति के क्या काम है, और सांसद के क्या काम है। लोगों को इस बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए कि भाई फलाना काम सांसद के जुम्मे का है, फलाना काम विधायक के जुम्मे का है, फलाना पार्षद, जिला पार्षद, इस तरह से लोगों को ज्ञान होना चाहिए और लोगों को उसका बारे में पता भी रहता है। वो लोग कोशिश भी करते हैं, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि हमारे रोहतक में विधायक नहीं है, तो सारी जवाबदेही है आपकी है? तो सारी जवाबदेही बीजेपी नहीं, मैं तो एक बात सुनो, मैं तो कोई भी अगर सरपंच क्या कोई गांव के मेंबर का भी कोई काम है, उसकी जिम्मेवारी भी मैं मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटता हूँ कि भाई कोई भी बात है तो वो मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उस काम में हिस्सा लूँ और उस काम को करवाने की कोशिश करूँ। एक जितने आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि अरविंद शर्मा जी से पूछिए कि जो एमपी लैड फंड में जो मिला है ना, अब तो आ गया समय हिसाब किताब देने का, तो वो जो पैसा है वो कहाँ इन्वेस्ट हो गया, कहाँ किया आपने इन्वेस्ट? ये तमाम जो आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, ये उनका एक सवाल रहता है। ऐसा है, अब इनको मैं कैसे क्या बताऊं। आप देखें 2 साल तो कोविड के चले गए, उसमें कोई ग्रांट आई नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कोविड केयर में सबकी ग्रांट सारे सांसदों की ले ली थी, लेकिन जितनी ग्रांट आई है, जितनी भी ग्रांट आई है, कहते हो तो मैं इसको अपने ऑफिस में डिस्प्ले कर देता हूँ या अपने साइट पर डाल देता हूँ कि कहाँ एक पैसा भी मेरा बचा नहीं हुआ है। अच्छा, यानी कि एक पैसा मेरा नहीं बचा। कई लोग कह रहे हैं कि आपका 4 करोड़ बचा हुआ है तो 3 करोड़ बचा हुआ है। एक पैसा भी नहीं बचा हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जब टीवी पे बोल रहा हूँ तो कोई बात, कौन सा पैसा बचा हुआ है कि अब गाइडलाइंस बड़ी गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एमपी डेवलपमेंट स्कीम के लिए बड़ी डिफरेंट गाइडलाइंस आई हुई है, बड़ी गाइडलाइंस आई हुई है। पहले गाइडलाइंस क्या होती थी कि भी 20% आप संस्थाओं को पैसा दे सकते थे, सब डिफरेंट संस्थाओं, जो प्राइवेट संस्थाएं। अब आ गया 10%।
अब मैं कहता हूँ कि उन गाइडलाइंस के तहत में इनको ऐसा लगता है कि उन गाइडलाइंस के तहत में जो पैसा रिलीज़ करते हैं, कई दफ़ा उनके पेपर्स पूरे नहीं होते हैं, उनके पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। जैसे मैंने कहा, किसी भी कम्युनिटी सेंटर के लिए कह दिया, किसी धार्मिक स्थान के लिए कह दिया, किसी स्कूल के लिए कह दिया, किसी गली के लिए कह दिया, तो वो पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं। जब पेपर्स कंप्लीट नहीं होंगे तो वो पैसा पड़ा रहेगा, लेकिन वो पैसा रिलीज़ उसके नाम का हो गया है। जब वो नहीं कंप्लीट होगा, नहीं पेपर उसके बनेंगे, तो इट विल कम बैक और फिर वो किसी और हेड में आप लगा सकते हो। ये है बाकी हमारा कोई पैसा जो है खाली नहीं होता है। सारे का सारा पैसा लोगों के हित में, जनहित में, हर एक बरादरी को हम कोशिश करते हैं कि हर एक बरादरी का जनहित में, हर एक बरादरी का उसमें। तो ये जो आपने अभी कहा ना, ये तो बड़ा अच्छा ट्रेंड आप सेट कर सकते हैं, ट्रेंड सेटर हो सकते हैं। हर आदमी का सोशल मीडिया अकाउंट है और आप लोगों का भी अकाउंट है और मतलब लाखों में फॉलोअर्स हैं, तो आप अगर डिटेल उसमें डाल देंगे तो किसी को बोलने का महत्व नहीं रहेगा। कोई दिक्कत ही नहीं। 2024 की लड़ाई है, हम उस मुहाने पे खड़े हैं। अगर अरविंद शर्मा जी को पार्टी ने कहा कि रोहतक से दोबारा, है ना, जो आजमाइश करें, आप मैदान में उतरें, तो रोहतक वालों को पूरे कंस्टिट्यूएंसी जो 9 हल्के हैं, ऐसा क्या आप 5 काम उनको बताएंगे कि ये 5 काम हैं जो मैंने रोहतक के लिए किया है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो चौधर थी उसको भी ख़त्म करके किया है, कि दोबारा मुझे सेलेक्ट करो? यस, एक तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम कि भादरगढ़ से आसोदा मेट्रो हो गया, और मेरी पूरी कोशिश है कि चुनाव से पहले आसोदा से सांपला मेट्रो को जोड़ना। आसोदा हो गया है, सांपला तक जोड़ना, और अगले आने वाले फेस में कोशिश करेंगे कि सांपला से रोहतक तक भी मेट्रो को जोड़े। दूसरा RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, ये सेकंड फेज में, अभी फर्स्ट फेज है। फर्स्ट फेज में दिल्ली से पानीपत, दिल्ली से अलवर, दिल्ली से मेरठ, इट इज़ ऑलमोस्ट लगभग दिल्ली से मेरठ कंप्लीट हो गया है, और दिल्ली से अलवर काम चल रहा है, और दिल्ली से पानी। सेकंड फेज में जैसे ही फर्स्ट फेज का काम 50-60% जाएगा, तो सेकंड फेज में दिल्ली से रोहतक भी हमारे को मिल गया। RRTS, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम। दूसरा, ये अप्रूव्ड है? हाँ, या अप्रूव होना है? यस, नहीं, ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सैंक्शनड है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा ही एक मांग थी कि हम झज्जर को दिल्ली से रेल लाइन के जरिए दिल्ली से जोड़ें, रेल लाइन के जरिए हम दिल्ली से जोड़ें। तो आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1225 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है, और रेलवे मंत्रालय में भी जा कर के मैंने बातचीत कर ली है, उनको कोई एतराज़ नहीं है, इस पर भी काम जल्दी ही चालू हो जाएगा। झज्जर से फर्रुखनगर, और फर्रुखनगर से फिर बिजवासन, आप समझते सारे का सारा। एक हरियाणा इकोनॉमिकल रेल कॉरिडोर, वो फर्रुखनगर से लेकर के आपका लोहारू फर्रुखनगर से लोहारू वाया बाडड़ा, वाया झज्जर, वाया दादरी, ये भी उसका भी इकोनॉमिकल सर्वे, एक उसका सर्वे जो है 3.5 करोड़ रुपए रेलवे मंत्रालय ने मंजूर कर दिया है। एक हमारे समय में 152D बना, KMP कंप्लीट हुआ। 152D इज़ एन अचीवमेंट। आप देखेंगे गडकरी जी को हम घूमते थे जा कर के, जब शुरू में बने थे, कि भी इसको जोड़ो, चंडीगढ़ तक का रास्ता कम हो जाए। आप देखें झज्जर से मेरठ वाला आप रोड देखें, वाया सांपला 334, ये जो हाईवे है, नेशनल हाईवे। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और हो रही हैं, पाइपलाइन में हैं। अब आप कहीं बाढ़ के लिए आप देखेंगे, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, इसमें मेडिकल की क्लासेस शुरू हो जाएं, MBBS की क्लासेस शुरू हो जाएं, इसका भी एक्सटेंशन हो, इसका सिस्टम बने, एक्सटेंशन सिस्टम बने। तो बहुत सारी, अब आप देखें एलिवेटेड जो है आपका, जो ये रेलवे का जो एलिवेटेड जो बना है आपका, और रेलवे ऑर्बिटल कॉरिडोर, आपको ऑर्बिटल कॉरिडोर, उसको 56,600 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें, कितने कहते रहो। अब सांपले वाला जो था, कितनी बड़ी समस्या थी, सांपले वाले चौराहे पर कितनी बड़ी समस्या थी, सांपला बेरी रोड पर, उसका भी समाधान हुआ। काम चल रहा है, आप देख सकते हैं, उसका काम चल रहा है, दबा करके काम चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका के समाधान हुआ है, और धीरे धीरे करके और सारी चीज़ें, मैं वो 4-5 काम नहीं, मैं कम से कम 50 काम गिनवा सकता हूँ कि जो कि सिस्टम में हैं, और कुछ ऐसे काम भी हैं जो पाइपलाइन में हैं। धीरे धीरे करके सारा चल रहा है, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा काम रहता है। कुछ समस्याएं जल्दी हल हो जाती है, कुछ समस्याओं में समय लगता है।
क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पब्लिक को उतना पता नहीं होता है कि ये टेक्निकल इसमें अप्रूवल है तो इसकी फिजिबिलिटी चेक होती है। पब्लिक तो सर उसी को समझती है ना कि वो काम हो गया, जैसे वो सड़क बननी है तो जब तक उसकी साइकिल या उसकी मोटर या उसकी गाड़ी या उसका ट्रैक्टर उस सड़क पे दौड़ ना जाए तब तक वो कहती है अच्छा ठीक है, क्योंकि और पास्ट एक्सपीरियंस लोगों का ऐसा रहा है ना। क्योंकि आपके उद्घाटन के या उद्घाटन के नहीं, शिलान्यास वाले पत्थर कितने गड़े होंगे आपको भी आइडिया है, वो पत्थर पता नहीं आज कहाँ हैं। ऐसे में सैकड़ों एग्जाम्पल बता सकता हूँ। ऐसा नहीं, अभी काम जो है बहुत स्पीड से काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों मंगलवार की बात है 521 करोड़ के कामों का, लोकसभा क्षेत्र के 521 करोड़ के कामों का उसका कुछ के पत्थर रखे हैं, किया है, कुछ का पत्थर रखे हैं, कुछ के 500, जिसमें 439 के करोड़ के करीब झज्जर के है, बाकी रोहतक के, कुछ इरिगेशन डिपार्टमेंट से है, कुछ पब्लिक हेल्थ के हैं, कुछ रोड्स के, मतलब इस तरह से स्कूलों के हैं। तो बहुत सारे काम सिस्टम चलता रहता है। 2024 जब अरविंद शर्मा या कोई भी एमपी बीजेपी के जब मैदान में उतरेंगे तो वो अपने काम के आधार पे उतरेंगे या भाषण में वही फिर 370 हटा दिया, राम मंदिर बना दिया, हम यूसीसी ले आएंगे, हम ये कर देंगे, मोदी नाम पे वोट दो। देखिए एक बात सुनो, आपने अच्छा जिक्र कर दिया, धारा 370 कुछ छोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी बात है। धारा 370, मैं कहता हूँ धारा 370 एक सपना था। हम छोटे छोटे जब थे जब सुनते थे कि भाई कोई धारा 370 को भी कोई तोड़ सकता है, कोई इसको हटा सकता है। राम मंदिर का भी सुनते थे, राम मंदिर का तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ती है राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आती है, राम मंदिर को बनाएंगे, नहीं समझे। तो ये आप देखें 300 धारा 370 मतलब 2024 धारा 370 एक कितनी बड़ी बात। मोदी के नाम पे ही सिर्फ लड़ेंगे या अपना भी कुछ बताएंगे? मेरी सुन, कितनी बड़ी बात जो है धारा 370 हटा करके, मैं कहता हूँ कि सपना है ये, सपना है ये, और उसको सपने को साकार किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, सब ने मिल करके उस सपने को साकार किया। ये बहुत बड़ी, मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। आज आप देखें कश्मीर में कितनी शांति, अब जा कर के देखें, मैं अभी जा कर के आया हूँ, पिछले दिनों कश्मीर गया था, मतलब श्रीनगर, और बाबा अमरनाथ की यात्रा करके आया हूँ मैं। क्या आप देखें कितनी शांति, कितना ज़बरदस्त है। पहले हम जाते थे बालटाल से श्रीनगर, रात को नहीं आ सकते थे। अगर बालटाल आपको 4 बज गए तो आप वापस नहीं आ सकते थे। तो मतलब अगले चुनाव का यही सब मुद्दा रहेगा ना? मुद्दा नहीं, देखो सुनो, बातें हैं सारी की सारी। आप नहीं, मैं डिनाई कहाँ कर रहा हूँ, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप कह रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड सपना है। ये भी किसकी हिम्मत है यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आई? भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल है ये, अमित शाह जी का दिल है, एनडीए की जो गवर्नमेंट है वो लेकर के आ सकती है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को छोटे, एक देश एक कानून, एक देश एक राशन कार्ड को छोटी बात है। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि आप अभी श्रीनगर गए हुए थे, तो लगता है कि राहुल गांधी से आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। आपके इलाके में आकर के धान बो करके चले गए, आप उधर श्रीनगर में होंगे। तो जो मैं किसी को क्या टिप्पणी करूँ, बोगे ठीक है, इट्स ओके। अगर उनका मन है किसानियत का तो अच्छी बात है, इसमें क्या बात है। मतलब आप ही के इलाके में आपका इलाका हो सकता है, उनको लग रहा होगा ज्यादा फर्टाइल है, मैं भी किसान, यहाँ उपज ज्यादा हो जाए। मैं भी किसान परिवार से हूँ, हमने भी 12वीं तक जो है लामणी की हुई है, नहीं समझे। अब तो ये आपकी आ गई हैं मशीनों से कटती है खेती जो है, लेकिन पहले हमने भी लामणी की हुई है। तो ये कोई बात नहीं हो, तो अपना आकर के एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा करते होंगे कि भाई कैसे बोया जाता है धान। नहीं, मुझे लगा कि आपके इलाके में धान बोया है तो पता नहीं फसल काटने भी ना पहुंच जाए, इसलिए मैं पूछ रहा था। या आपके पुराने घर में जो आपके पुराने मित्र हैं, है ना, आजकल चलते चलते वो भी ज़रा पूछ लूँ, आपका तो तजुर्बा लंबा है। तो एक SRK ग्रुप है, SRK मतलब शाहरुख खान नहीं, SRK मतलब बॉलीवुड में चलिएगा, हरियाणा में शैलजा, रणदीप, किरण, ये SRK ग्रुप है। एक आपके पुराने मित्र हैं हुडा साहब, तो उधर की मोहब्बत के बारे में क्या है खबर आपके इलाके में? नहीं, मेरे इलाके में क्या होगी, देखो ये कांग्रेस जो है हमेशा बहकाने का काम करती है। एक मिनट, लोग बहुत शाने हैं, जाति पाति की राजनीति करती है, परिवारवाद की राजनीति करती है, लोग बाग बड़े शाने हैं,
लोगों को सब समझ है। आप पहले तो आप ये बताए कि कांग्रेस जब गई थी, कांग्रेस जब गई, किन लोगों के कारण गई थी? एक पार्टी अच्छा काम कर रही है, लोग ऐसे भी लोग हैं जो 4 5 बार सरकारें बनाते हैं, गलत तो नहीं कर रहे? हाँ, नहीं भारतीय जनता बनाते। पार्टी ने, हमारी पार्टी ने दूसरी बार भी सरकार बनाई, तीसरी बार बनाने जा रही है। तो किन, अब आप सब, जब कोई सरकार जाती है, जब सरकार जाती है तो उसकी जिम्मेवारियां होती हैं कि भाई इन लोगों ने काम अच्छा नहीं किया, इन लोगों की वजह से सरकार चली गई। आप खुल के नहीं बोलते आजकल। मैं बता रहा हूँ ना, खुल के बोल रहा हूँ मैं। हाँ, कहाँ खुल के नहीं बोल रहा? तो बोलिए ना कि मतलब ऐसे ऐसे बोलिए। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, जिन लोगों की वजह से सरकार गई थी, हाँ, हुड्डा जी केंद्र चीफ में भी, मिनिस्टर थे, केंद्र में भी और राज्य में भी और हरियाणा में भी। क्या वो लोग हटा दिए? क्या वो लोग चले गए? क्या वो लोग सुधर गए? उनमें सुधार आ गया? क्या उनके अंदर कुछ और घुस गया कि भाई मैं सुधर गया हूँ? वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई एक बार आदत पड़ जाए तो सुधर नहीं सकती, बड़े बुजुर्ग कहते हैं। आप भी ने सुना होगा कि भाई एक उम्र होती है सुधरने की, उसके बाद नहीं सुधर सकते। तो क्या, कहाँ आप उम्मीद करते हैं? जिन लोगों की वजह से गई वही घोड़े, वही मैदान, कहाँ से क्या आएंगे बताओ? तो मतलब, और एक आम आदमी पार्टी भी आजकल बहुत एक्टिव है, INLD भी है। ये जेजेपी से गठबंधन को लेकर के बड़ी हाई तौबा मची है। आखिरी सवाल है, उसके बारे में क्या ओपिनियन है आपका? देखो, जेजेपी से गठबंधन चल रहा है और ये फैसला जो है हाईकमांड का फैसला होता है, वो जो भी फैसला करती है तो हम सब सारे कार्यकर्ता हैं, हम सबको उसके साथ देना पड़ता है। जेजेपी से गठबंधन चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो मीटिंग, NDA वाली मीटिंग में बुला के कुल्फी भी खिलाया था इनको। कोई तो माननीय प्रधानमंत्री हाईकमांड का है सारा, जो गठबंधन चल रहा है। हाँ, लेकिन स्टेट वाले लोग जो हैं, खास के हरियाणा वाले, तो इसके बड़े सख्त खिलाफ हैं कि इस गठबंधन से कोई फायदा नहीं। आपको लगता है कि जेजेपी का एडवांटेज कुछ मिलेगा बीजेपी को? देखिए, ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, हर एक, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी, हर एक की अपनी सोच है, हाईकमांड की अपनी। तो सारा काम, सारा डिसाइड हाईकमांड करता है, उनकी अपनी सोच है कि भाई गठबंधन से, नेचुरली गठबंधन तो गठबंधन है, उससे फ़ायदा तो मिलेगा ही। आपको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा? जब गठबंधन है और फैसला है, गठबंधन के साथ चलना है, तो नेचुरली जब करते हैं, जब पार्टी करती है तो फ़ायदे के लिए करती है कि कोई ना कोई फ़ायदा ही होगा, फ़ायदे के लिए करती है तो फ़ायदा मिलेगा। ये आपकी व्यक्तिगत राय? मेरी व्यक्तिगत यही तो ना भाई, अगर पार्टी को फैसला करती है तो गठबंधन का फैसला पार्टी ने किया है तो नेचुरली उसको सब निभाएंगे मिल करके। ये NDA वाली जो बैठक हुई है, उसके पहले की भाषा, उसके बाद की भाषा में लगता नहीं है बहुत सारे बीजेपी के लोगों में थोड़ा सा बदलाव आ गया? देखिए, देश के हित में, देखो सुनो, देश के हित में जो भी NDA माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, अमित शाह जी, नड्डा जी, वो सारे का सारा काम देश हित में हो रहा है। और आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिक्योरिटी के तौर पे बाहर नहीं आती हैं, सिक्योरिटी, अदरवाइज देश के हित में ये जो काम हो रहा है, देश के हित में हो रहा है और हम सब इसका समर्थन करते हैं। ठीक है, मतलब देश हित में छोटी बातों को छोड़ देना चाहिए फॉर अ लार्जर। नहीं, देश के हित में सारा काम हो रहा है, इसमें कोई छोटी बड़ी नहीं, सारा फिट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। ये आपने देखा है कि NDA की बैठक हुई, कई लोगों को बुलाया गया, हरियाणा से भी सुना है, बहुत अच्छी कुल्फ़ी वुल्फ़ी का भी इंतज़ाम था वहाँ पे। तो बीजेपी की जितने बड़े नेता हैं या छोटे नेता हैं या संगठन वाले हैं, और ख़ास के जितने बड़े नेता हैं, प्री मीटिंग और पोस्ट मीटिंग वो भाषा में अंतर है और होना भी चाहिए। मतलब अगर पार्टी का ये फैसला है तो उसके खिलाफ बोलना ठीक भी नहीं रहता और वहाँ पे व्यक्तिगत विचार भी नहीं आता। तो कई बार सीने पर, छाती पे पत्थर रख कर करके हाँ हाँ कहना पड़ता है। बहरहाल, अरविंद शर्मा जी थे, जो मसले आपने मुझे भेजे थे, जो मसले चल रहे हैं, वो सब हमने पूछ लिया है। मनीष ग्रोवर से दोस्ती हुई है कि नहीं हुई है, मैं एवरेज इंटेलिजेंस वाला आदमी हूँ, जो इन्होंने जवाब दिया मुझे समझ में नहीं आया। आपको समझ में आ गया हो तो ठीक है, चूँकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और आप काफ़ी होशियार हैं। बाद बाकी मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये वाला जो इंटरव्यू है, उसमें जो हमारे मेहमान होते हैं उनको सिर्फ बोलते हुए सुनिए मत, उनको बोलते हुए और उनके बोलते वक्त उनके चेहरे के भाव को भी, दोनों को मिला के पढ़िए।
फिर आपसे बड़ा पत्रकार कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और मेहमान संसद मार्ग।